हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम सेकंड चैप्टर का टॉपिक मापन में त्रुटियां स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आप सभी को पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। साथ ही आज हम मापन में त्रुटियां पढ़ने के साथ साथ त्रुटियों का संयोजन किस तरह से किया जाता है उसको भी आज पढ़ेंगे, उसको भी सीखेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मापन में त्रुटियां, तो त्रुटियां शब्द से हमको समझ में आता है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ठीक है। और वैसे भी जब भी हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, किसी उपकरण की मदद से जब हम उसको मापते हैं, तो हमेशा ऐसा होता है कि जो हमारे द्वारा मापा हुआ मान है वो उस शुद्ध मान से, शुद्ध मान मतलब जो उस भौतिक राशि का यथार्थ और वास्तविक और शुद्ध मान है उससे थोड़ा अलग आता है जो हम मापते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि अलग क्यों आता है? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है उस उपकरण की कुछ सीमा हो, या उस उपकरण में कुछ कमी हो, या हो सकता है कि जो मापन कर रहा है उस वो उतना निपुण न हो, उसकी तरह कुछ त्रुटि हो गई हो। या फिर ये भी हो सकता है कि जहां पर अपन मापन कर रहे हैं वहां पर मौसम या वायुमंडल का कुछ प्रभाव पड़े जिसके कारण वो मापन ठीक से नहीं हो पा रहे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए मापन में हमेशा कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती है, चाहे कितनी ही सावधानी से हम मापन क्यों न करें। तो इसीलिए त्रुटि, त्रुटि से साफ साफ शब्द समझ में आ रहा है कि मिस्टेक मतलब वास्तविक मान से कुछ हट के अपने को कुछ अलग मिल रहा है। तो कितना हट के मिल रहा है? तो जितना हट के मिल रहा है उसी डिफरेंस को, उसी अंतर को हम त्रुटि कहते हैं। इसलिए त्रुटि का फॉर्मूला क्या होगा? वास्तविक मान माइनस मापित मान। वास्तविक मान माइनस मतलब जो उसका जो एक्चुअल वैल्यू है, जो उसका वास्तविक शुद्ध मान है उस भौतिक राशि को, उसको अपन वास्तविक मान, और मापित मान मतलब जो माप करके जो लाया गया है, ठीक है। और उन दोनों में हमेशा कुछ न कुछ फर्क रहता ही है, और उसी को हम लोग बोलते हैं मापन में त्रुटि। अब त्रुटि को व्यक्त करने के तरीके, किन किन तरीकों से हम त्रुटि को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से तीन तरीके हैं जिनकी मदद से हम त्रुटियों को व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला तरीका है निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। अब देखते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और व्यक्तिगत मापित मान के अंतर को, या व्यक्तिगत मापित मान के अंतर के परिमाण को, परिमाण को मतलब कि उसका जो वैल्यू है, उसका जो मान है, चाहे वो प्लस में आ रहा है चाहे वो माइनस में आ रहा है, हमको केवल संख्यात्मक मान बताना है, ठीक है। चिन्ह नहीं बताना है, माइनस प्लस नहीं बताना है। क्योंकि देखो त्रुटि अब हो सकता है प्लस में मिल रही है कि माइनस में मिल रही है, यानी एक्चुअल वैल्यू से जो वास्तविक मान है उससे आपके द्वारा मापा हुआ मान ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, अर्थात पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो परिमाण किसको बोलेंगे? सिर्फ हम वैल्यू को बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कितने का फर्क आ गया? 0.3 का फर्क आया, ठीक है। अब वो फर्क प्लस में आया चाहे माइनस में आया, अगर मैं चिन्ह समेत बता रहा हूँ, ठीक है, चिन्ह समेत बता रहा हूँ तो समझ जाइए कि मैं उसका पूरा वैल्यू बता रहा हूँ। लेकिन सिर्फ परिमाण बताने को कहा जाए तो मैं चिन्हों का भेदभाव हटा करके सिर्फ मैं बोलूंगा परिमाण मतलब 0.3, जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मॉड लगा करके उसको व्यक्त करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो परिमाण मतलब सिर्फ वैल्यू, चिन्हों का भेदभाव हटा करके सिर्फ वैल्यू की कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, सिर्फ उसी संख्यात्मक मान को ही हम लोग परिमाण कह रहे हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। ये निरपेक्ष त्रुटि मतलब किसका किसका डिफरेंस है, किसका किसका अंतर है? वास्तविक मान और व्यक्तिगत मापित मान के अंतर को ही अपन निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और इसे सामान्यतः हम किससे दर्शाते हैं? डेल्टा ए से दर्शाते हैं, ठीक है। डेल्टा ए से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र क्या हो गया? वास्तविक मान माइनस व्यक्तिगत मापित मान। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, चलो निरपेक्ष त्रुटि निकालना है ना, उसके लिए हमको वास्तविक मान पता होना चाहिए और व्यक्तिगत मान पता होना चाहिए, तभी तो दोनों को घटाएंगे सर, और तभी तो निरपेक्ष त्रुटि का मान ज्ञात होगा। लेकिन अभी अभी हमने आपको बताया कि वास्तविक मान, किसी भी भौतिक राशि का वास्तविक यानी एग्जैक्ट यानी शुद्ध यानी एकदम पक्का, एकदम 100% सत्य और शुद्ध मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो आप बोलेंगे सर जब आप वास्तविक मान हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते तो फिर हम लोग
निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कैसे करेंगे, क्योंकि निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के लिए तो हमको इन दोनों का मान पता होना चाहिए, वास्तविक मान भी पता होना चाहिए और व्यक्तिगत मापित मान तो वो तो पता चल ही जाएगा जब हम मापेंगे। देखो व्यक्तिगत मापित मान मतलब जो आदमी जो प्रेक्षण करता, ठीक है, जो प्रेक्षण कर रहा है या जो मापन कर रहा है, मापन करता, ठीक है, जो माप रहा है, तो मापने के बाद उसने जो वैल्यू निकाली वो व्यक्तिगत मापित मान, लेकिन उस भौतिक राशि का वास्तविक मान उस मापनकर्ता के द्वारा मापे हुए मान से अलग हो सकता है, तो जो अलग होगा वही निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। तो हमको प्रश्न ये है कि वास्तविक मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से सुनिए, एग्जैक्ट शुद्ध 100% शुद्ध वास्तविक मान तो हम किसी भौतिक राशि का ज्ञात नहीं कर सकते, हमेशा कुछ न कुछ फर्क या कुछ न कुछ त्रुटि होती है। तो इसका उपाय क्या है सर, अब वास्तविक मान ज्ञात करें तो करें कैसे, तो सुनिए, वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उस भौतिक राशि का मापन हम अनेक बार करते हैं, अनेक बार प्रेक्षण लेते हैं, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार n बार लिए, ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 8 10 20 15 जो चाहे आप, ठीक है। तो उस भौतिक राशि को अनेक बार मापते हैं, अब हर बार नाप रहे हैं, कुछ न कुछ अलग अलग वैल्यू मिल रही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस में वैल्यू मिलती जा रही है, उन सब का एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने का अर्थ है सबको जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 10 बार मापा, ठीक है, 10 बार मैंने उसका माप लिया, अब 10 बार अलग अलग रीडिंग आया, अलग अलग वैल्यू आया, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज निकालूंगा। एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 बार जो मैंने पाठ्यांक लिए हैं उन 10 को मैं जोड़ूंगा, उन वैल्यूज को जो मैंने मापन के दौरान मैंने पाई जो वैल्यूज, उन सबको जोड़ूंगा और बटे कर दूंगा 10 पाठ्यांकों का योग बटे पाठ्यांकों की संख्या, तो 10 पाठ्यांक मैंने लिए उनका वैल्यू लिखूंगा और नीचे 10 से भाग दे दूंगा। इस तरह से जो आएगा वो एवरेज रहेगा, वो माध्य रहेगा और उसी माध्य मान को हम उस भौतिक राशि का वास्तविक मान स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि भाई एवरेज जो होता है, हमेशा किसी भी राशि का जो एवरेज होता है वो उसके बहुत सारे आंकड़ों के माध्य का यानी कि बीचों बीच का कोई वैल्यू होता है, ठीक है। तो उसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है, किसी भौतिक राशि का शुद्ध वास्तविक मान शुद्धता पूर्वक ज्ञात नहीं कर सकते हम, इसलिए माध्य मान जिसको अपन ए मीन लिखते हैं, ए जो भौतिक राशि है और उसका मीन MEAN, मीन मतलब होता है माध्य, ठीक है, तो माध्य मान को ही हम लोग वास्तविक मान स्वीकार कर लेते हैं। अब सुनिए, अब हम निरपेक्ष त्रुटि को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, किस तरह से व्यक्त करेंगे उसको अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको, अच्छा एक और चीज, ए मीन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया, ए मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब कैसे निकालते हैं, एवरेज या औसत भी इसको हम कहते हैं या समांतर माध्य भी इसको हम कहते हैं, और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने पाठ्यांक आपने लिए हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने भौतिक राशि के मापित मान A1 A2 A3 और इसी तरह से कहाँ तक लिए, AN तक लिए, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने किसी भौतिक राशि को 10 बार मापा तो समझ जाओ n की वैल्यू 10 है, किसी व्यक्ति ने किसी भौतिक राशि को मान लो 20 बार मापा तो वहाँ n की वैल्यू 20 है, तो अब जितने बार माप रहे हैं वो n की वैल्यू है, और ये अलग अलग हो सकती है, मापन करता जितने बार माप रहे हैं वो n की वैल्यू है, ठीक है। तो माध्य मान कैसे निकालेंगे, इन सबों का योग होगा, ठीक है, ये सब जो है वो यहाँ पे योग होंगे, और नीचे आप डिवाइड किससे करोगे, भाग किससे करोगे, उन पाठ्यांकों की संख्या, जितने बार आपने मापा है, आपने कितने बार मापा है तो यहाँ से पता चल जाएगा, देखो कितने बार मापे अपन n बार, तो n से डिवाइड करेंगे, 10 बार मापेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, 50 बार मापेंगे तो 50 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और इस तरह से जो तैयार होता है बच्चों वो रहता है ए मीन, क्या रहता है, ए मीन यानी उस भौतिक राशि का माध्य मान, ठीक है, ए मीन मतलब माध्य मान, और इसी को हम लोग, ठीक है, इसी को हम लोग वास्तविक मान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं है, एग्जैक्ट शुद्धता पूर्वक तो हम उस भौतिक राशि का मान ज्ञात नहीं कर सकते, तो फिर करें क्या, तो एवरेज ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और एवरेज निकालने के लिए आपने देखा कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा अब आप देखेंगे सर ये तो चलो ठीक है सर समझ में आ गया, फिर आपने ये क्या लिख दिया, ये तो समझ नहीं आ रहा है सर, तो देखो कि इसको कैसे हम लिखे हैं, देखो सबसे पहले तो ये बटे n है, ये बटे में आपको n दिख रहा है उसको मैं 1/n करके लिख दिया हूँ, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बटे n को हम लोग 1/n लिख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो बचा हुआ ऊपर का जो चीज है A1 + A2 + A3 + अप टू AN, उसको हम ये देखो सिग्मा का चिन्ह लगाए हैं, और ये जो काम कर रहा है वो समेशन है, योग के क्रिया के लिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, i = 1 से n तक लिखा है और ai लिखा है, देखो
इसको आप लोग ऐसा सोचो, जैसे बहुत सारे आंकड़े जिनको हमको जोड़ना है, तो इतना लंबा लिखने से अच्छा है हम शॉर्टकट में लिखना सीखें। जैसे मान लीजिए कोई आंकड़े हैं मेरे पास x1, x2, x3, x4, x5 और सबको मेरे को जोड़ना है, सबका प्लस यहाँ लिखा हुआ है। अब इतना लंबा लिखने से समय भी जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा कि सर इसको इतने सारे को हम शॉर्टकट में कैसे व्यक्त करें, तो मैं क्या लिखूंगा पता है, ये सिग्मा का चिन्ह लगाऊंगा। सिग्मा का मतलब बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए ये वाला चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जिन एलिमेंट्स को, जिन अवयवों को मैं जोड़ रहा हूँ उनको x से व्यक्त किया गया है, तो मैं x लिख दूंगा। अब x लिख दिया। अब आप बोलोगे सर x तो 1 2 3 4 5 तक है, x1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। आपने यहाँ पे x लिखा है। अब उसी x में मैं 1 2 3 4 5 सब एक साथ वहां पे छिपाऊंगा, या वहां पे मैं एक साथ, मतलब एक साथ उसको मेरे को दिखाना है, तो कैसे करूंगा मैं, एक्स आई लिख दूंगा। अब आप बोलोगे सर आपने आई क्यों लिखा है, यहाँ तो 1 2 3 4 5 है, तो भैया मैंने आई जरूर लिखा है, लेकिन ये आई 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लिखूंगा कि आई का मान 1 से लेकर के 5 तक है, आई का मान 1 से लेकर के आई का मान 5 तक है। ये ऐसे आप लिख सकते हैं, या सिर्फ 5 भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो नीचे आपको आई का वो मान लिखना है जहां से इसकी कहानी शुरू हो रही है, ऊपर में आपको आई का वो मान लिखना है जहां पे इसकी कहानी समाप्त हो रही है। तो देखने वाला आसानी से समझ जाएगा कि सिग्मा मतलब योग है। योग कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 5 तक। किसका योग है, एक्स आई का। अर्थात आई का मान आप 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 तक रखो, कितना हो जाएगा, आई का मान 1 से शुरू करो, x1 यहाँ रखना है, देखो यहाँ, फिर x2 कहाँ तक रखते जाना है, ये जितना यहाँ लिखा है उतना वहां तक रखते जाना है, x3 x4 x5। तो आखिर यही तैयार हो गया कि नहीं हो गया, देखो। तो इसको शॉर्टकट लिखने का ये तरीका है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, a1 a2 a3 प्लस 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 an। अब इतने सारे को मेरे को शॉर्टकट में दिखलाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा का चिन्ह लगाऊंगा। चिन्ह का नाम सिग्मा है और इसका काम है योग करना, ठीक है। योग अर्थात समेशन, बहुत सारी चीजों को एक साथ ये प्रदर्शित कर सकते हैं योग के रूप में, यानी बड़े योग को एक शब्द में अपन अगर लिखें तो ऐसा लिखेंगे। तो ये सिग्मा योग का काम कर रहे हैं। किन का योग कर रहे हैं, ए आई का योग कर रहा है। आप बोलोगे सर ए आई लिखे हो आप, यहाँ पे 1 2 3 से कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। तो बस आप बता दो कि भैया यहाँ जो आई लिखे हैं वो 1 से लेकर एन तक जा रहा है, सीधी सी बात है। तो ये आपका ए मीन तैयार हुआ। अब सुनिए, अब मापन की निरपेक्ष त्रुटियां, ठीक है, वो किस तरीके से आप याद करोगे, ठीक है। अतः मापन में निरपेक्ष त्रुटियां, ठीक है, मापन में निरपेक्ष त्रुटियां निम्नानुसार होंगी। अब सुनिए ध्यान से, मापन में जो निरपेक्ष त्रुटि है उसको अपन कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं डेल्टा A1 ज्ञात करूंगा, ठीक है। और ये मॉड लगाया, मॉड लगाने का मतलब ये है कि मुझे जो त्रुटि धनात्मक में मिलेगी चाहे ऋणात्मक में मिलेगी, मेरे को धनात्मक मान स्वीकार करना है। मैं उसके चिन्ह को ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो चिन्ह को ध्यान नहीं देने का अर्थ है कि मैंने मॉड लगाया है। ये आजू बाजू जो दो लकीर लगी है, जो दो डंडी लगी है, उसका मतलब ये है कि हम केवल उस मान को ले रहे हैं। उसका चिन्ह क्या है, प्लस है कि माइनस, हम उसको नहीं ले रहे, हमको केवल मान लेना है, ठीक है। जो उसका वैल्यू आया ना, जैसे उसका वैल्यू में आपको पता है 0.3 आया है, तो प्लस में आया चाहे माइनस में आया, हमको केवल 0.3 को चुनना है, माइनस प्लस को हटा देना है। तो उसी को समझाने के लिए इसने मॉड लगाया है। तो मॉड लगाने का अर्थ ये कि हम केवल उसका संख्यात्मक मान ले रहे हैं, वो जो संख्या आई है उसको बस ले रहे हैं, वो जो निरपेक्ष मान आया है सिर्फ उसको ले रहे हैं, चिन्ह को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आप पूछेंगे सर वो तो ठीक है, चलो डेल्टा A1 मतलब है क्या, उसको कैसे निकालेंगे। तो भैया सूत्र आपके पास है, वास्तविक मान माइनस व्यक्तिगत मापित मान। अब वास्तविक मान हमने किसको स्वीकार किया है, तो अभी अभी हमने आपको बताया कि हमने जो एवरेज निकाला है सर, उसी को हमने वास्तविक मान कहा है, यानी ए मीन को कहा है। तो इस वास्तविक मान से आपने जो पहला प्रेक्षण, देखो आपने ये लिए हुए आपके प्रेक्षण है, ये आपने मान इतने लिए हैं, तो बारी बारी से क्या करना है, देखो ये जो वास्तविक मान है ए मीन, इससे आप सबसे पहला वाला मान घटाएंगे, तो ये आपका पहला वाला निरपेक्ष त्रुटि मिलेगा, ठीक है, पहला निरपेक्ष त्रुटि मिलेगा। तो डेल्टा A1 पहला निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए आपको
जो उसका वास्तविक मान है उसमें से पहली वाली मापित त्रुटि घटानी पड़ेगी। मॉड लगाए हैं, आप सभी को पता होगा, क्योंकि हम केवल परिमाण प्राप्त करना चाह रहे हैं, हम केवल संख्यात्मक मान प्राप्त करना चाह रहे हैं। चलो, दूसरी आपको निरपेक्ष त्रुटि कैसे पता चलेगी, जिसको अपन डेल्टा A2 कह रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा वास्तविक मान से ही माइनस करेंगे। आप देख लो, सब में ए मीन से ही माइनस किया गया है। जब आप डेल्टा A2 निकाल रहे हो, मॉड ऑफ, इसको बोलते हैं मॉड, जो आयु का जो डंडी लगी है ना उसको बोलते हैं मॉड। तो मॉड ऑफ A2 यानी सॉरी मॉड ऑफ डेल्टा A2, मॉड ऑफ डेल्टा A2, या बोलोगे डेल्टा A2 का मॉड या डेल्टा A2 का मापांक। ठीक है, मापांक, माप का अंक क्या है, अंक, सिर्फ अंक से मतलब है, ठीक है, सिर्फ परिमाण से मतलब है। तो मॉड ऑफ डेल्टा A2, तो इसमें डेल्टा A2 है ना, याद रखो, इसलिए हमको इसमें ट्रू वैल्यू में से, जो उसका वास्तविक मान में से आपको जो दूसरी बार आपने मापा हुआ मान है उसको माइनस करना है। इसी तरह मॉड ऑफ डेल्टा A3 कैसे निकालोगे, वास्तविक मान में से जो तीसरी बार आपने मान मापा है उसको माइनस करना है। बहुत ही सरल है, आप देख लो। ये क्यों माइनस कर रहे हैं, इस सूत्र के कारण। ये सूत्र, निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र क्या है, वास्तविक मान में से आप व्यक्तिगत मापित मान को माइनस करो। तो व्यक्तिगत मापित मान तो इतने सारे हैं, हमने n बार माप लिया है उसका। जब n बार मापा है, n बार हमको पाठ्यांक मिले हैं, n बार हमको वैल्यू मिली है, तो n बार यानी कि n ठोक अपन निरपेक्ष त्रुटियां निकाल सकते हैं। तो n ठोक निरपेक्ष त्रुटियां हमने निकाला है, डेल्टा A1 मतलब वास्तविक मान माइनस पहली बार जो आपने मापा, आपका जो पहला जो वैल्यू आया, पहला जो आपने पाठ्यांक लिया उसको माइनस करना है। डेल्टा A2 का मापांक मतलब वास्तविक मान में से आपने जो दूसरी बार जो मापा है उसको माइनस करना है। मॉड लगाएं क्योंकि हम केवल प्लस में वैल्यू लेना चाहते हैं। मॉड ऑफ डेल्टा A3 मतलब वास्तविक मान माइनस तीसरे बार जो आपने मापा उसको आपको माइनस करके मॉड लगाना है। और इसी तरीके से आपका जो लास्ट वाला प्रेक्षण है, लास्ट में जो आपने पाठ्यांक लिया AN, तो उसको भी आप माइनस करेंगे, किससे, माइनस तो हमेशा आपको वास्तविक मान से ही करना है। तो A मीन माइनस AN का मॉड। इज इट क्लियर। अब आपकी ये सब जो ये सब आपने निरपेक्ष त्रुटियां निकाली हैं, ठीक है। निरपेक्ष त्रुटियां निकालने के लिए आपने वास्तविक मानों में से मापित मानों को घटाया है। अब ये सब निरपेक्ष त्रुटियां निकली है, अब इनका भी एवरेज निकालना पड़ेगा, इन लोग का भी एवरेज निकालना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर अब इन लोग का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो भैया एवरेज निकालने का तो एक ही सूत्र है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इन सबों आंकड़ों को आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो सबको जोड़े अपन, देखो यही लोग, ये कैसे निकाले आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। वास्तविक मान में से बारी बारी से मापित मानों को घटाते गया। मॉड लगाने का अर्थ है कि मेरे को केवल वैल्यू चाहिए, प्लस माइनस नहीं चाहिए, या यूं कहिए कि मेरे को हर मान प्लस में ही चाहिए, मेरे को केवल अंक से मतलब है। अब प्लस माइनस का भेद हटा दिया, सिर्फ अंक से मतलब, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्लस में ही है, क्योंकि जब कोई चिन्ह नहीं लगा रखा तो हम प्लस ही लेके चलते हैं, प्लस ही मानते हैं। आप सभी को पता होगा, जैसे मैं लिख दिया 0.2 तो कुछ नहीं है, मतलब प्लस में है, ठीक है। तो मॉड वही काम करता है कि अगर कोई डिफरेंस माइनस में भी मिल रहा है तो मॉड लगा लेने का अर्थ है कि वो माइनस इसमें बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो समझने के, समझाने के अलग अलग तरीके हैं, आपको बस ये लेना है कि मापांक मतलब परिमाण, मतलब संख्यात्मक मान, मतलब निरपेक्ष मान, मतलब सिर्फ वैल्यू, मतलब सिर्फ धनात्मक रूप में वैल्यू, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इन सभी को जोड़ेंगे, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निकालने के लिए इन सभी निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ा जा रहा है, और जोड़ने के बाद फिर से वही बात है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये कितने पाठ्यांक, ये कितनी निरपेक्ष त्रुटियां हैं, ये n नंबर ऑफ निरपेक्ष त्रुटियां हैं, यानी कि इनकी संख्या कितनी n है, इसलिए n से अपन क्या कर दे, डिवाइड कर दिए। इज इट क्लियर, ओके। अब n से अपन डिवाइड कर दिए, अब इसको भी अपन किस रूप में लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको भी अपन इस रूप में लिख सकते हैं। देखो ये बटे वाला n 1/n करके आ गया, अब बटे वाले n को मैंने 1/n लिख दिया, और उन पूरी चीजों को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा का चिन्ह लगा करके, समेशन का चिन्ह लगा करके, i बराबर, देखो ना, अब डेल्टा A1 का मॉड, डेल्टा A2 का मॉड, डेल्टा A3 का मॉड, ऐसे करके करके डेल्टा AN का मॉड है। अब इतने सारे चीजों को कौन लिखे, तो भैया मैं एक बार डेल्टा लिखूंगा, डेल्टा A, और नीचे में 1 2 3 4 5 6 n तक जा रहा है, उन सबको दिखाने के लिए मैंने i लिख दिया है। और i कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक है।
तो देखने वाला समझ जाएगा कि 1 से n तक मतलब यही डेल्टा 1, फिर डेल्टा 2, फिर डेल्टा 3, मतलब डेल्टा A1 का मॉड, डेल्टा A2 का मॉड, डेल्टा A3 का मॉड, इस तरीके से ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि आया है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए मीन। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, ये उसमें अधिकतम त्रुटि, ये जो आपने निकाला है ना, पहले बात तो ये आपको समझ में आ गया कि ये काम कैसे किया गया है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर इन सबों का एवरेज निकालें, वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और इसी को अपन डेल्टा ए मीन बोले हैं। ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि ही तो आपको बतला रहा है कि हाँ, उस भौतिक राशि का जो शुद्ध मान है, जो वास्तविक मान है, और जो मापित मान है, ठीक है, उसमें इतने का डिफरेंस हो सकता है, चाहे प्लस में चाहे माइनस में। जब डेल्टा ए मीन इतना आ गया है, अब इसका मतलब ये है कि हाँ, ये वो मात्रा है कि शुद्ध वास्तविक मान से इतना मात्रा जो है वो डिफरेंस हो सकता है, प्लस चाहे माइनस में। यानी कि अगर अब आप उस भौतिक राशि को मापते हैं, मान लो एक ही बार आपने उस भौतिक राशि को मापा, ठीक है, आपने उस भौतिक राशि को मापा, तो जो वैल्यू आएगी, वो जो वैल्यू रहेगी ए, उस वैल्यू को कहा गया ए। ठीक है, आपने n बार मान लो नहीं मापा है, आपने एक बार, चलो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपने एक बार उसको मापा है। ठीक है, अब आपके द्वारा एक बार मापने पे जो आया हुआ मान है ना, वो निश्चित तौर पे उसी मान को हम लोग ए बोल रहे हैं, उसी मान ए जो है, वही मान ए जो है वो इनके बीच में रहेगा, क्योंकि हमने ट्रू या वास्तविक मान में से अधिकतम जो निरपेक्ष त्रुटि है उसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे उसको माइनस किया हुआ है, तो ये उसका इंटरवल, ये उसका अंतराल बन गया कि अब उस भौतिक राशि का जो माप होगा वो इतने के इतने रेंज में कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये त्रुटि की संभावना बता रहा है आपको। अब देखो, आपेक्षिक त्रुटि, मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि के माध्य मान के अनुपात को ही आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो जो लिखा है ना उसी को देखो, माध्य निरपेक्ष त्रुटि मतलब डेल्टा ए मीन अपॉन माध्यमान मतलब ए मीन। ठीक है, बस इन्हीं दोनों के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, आपेक्षिक त्रुटि बोलते हैं। क्लियर है? फिर से एक बात बता रहा हूं, किसका किसका अनुपात लेना है, मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि अर्थात डेल्टा ए मीन, और भौतिक राशि का जो माध्यमान है, जो ए मीन आपने यहाँ पे निकाला है, उसको नीचे लिखना है। उन दोनों के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, अब एक और त्रुटि है। ठीक है, हमने 3 तरीके देखे हैं यहाँ पे, तो तीसरा तरीका मैं आपको बतला रहा हूं। तीसरा तरीका है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, अब प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, कुछ भी नहीं है, इस आपेक्षिक त्रुटि को ही प्रतिशत के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अर्थात अब ये जो मैं डेफिनेशन बोला हूं उसको आप लिखिएगा। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप लोग लिखिएगा। जब आपेक्षिक त्रुटि को हम लोग प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। सूत्र भी सेम टू सेम रहेगा, बस एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणित 100 करके आप प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बदले माध्यमान, ये लिखना ही है, गुणित 100 करके प्रतिशत लगाना है। अर्थात ये देखो, इसके लिए हमने ये लिखा, तो मैं डायरेक्ट आपको प्रतिशत त्रुटि बता रहा हूँ, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन गुणित 100 और 1% हो गया प्रतिशत त्रुटि। तो इसको आप पूरा लिखिएगा। ठीक है, आप इसके लिए किताब की मदद ले सकते हैं कि जब आपेक्षिक त्रुटि को हम लोग प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। फॉर्मूला पहले ये लिखेंगे, ये आपेक्षिक त्रुटि के जगह पे वहां पे प्रतिशत त्रुटि आ जाएगा। फॉर्मूला यही लिखेंगे, लेकिन साथ में क्या करेंगे, गुणा 0 करके प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे और उसके नीचे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये त्रुटियों को व्यक्त करने के 3 तरीके आपने देखे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सच में अच्छे से समझ में आया, पूरा समझ में आया, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कहीं पर भी कोई सा भी डाउट हो, छोटा भी अगर डाउट हो तो आप जरूर बताइए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन, उसका उपाय, उसका निराकरण अवश्य करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर जरूर इसको आप बाकी लोगों को भी शेयर करें, क्योंकि देखिए, कोई जो जैसे पढ़ाई की जो चीज़ें हैं, ठीक है,
वो अगर हमारे लिए हेल्पफुल हैं तो निश्चित तौर पर हमारे अन्य सहपाठियों के लिए, हमारे अन्य जान पहचान के जितने भी हमारे मित्र हैं, हमें उनको भी शेयर करना चाहिए ताकि उन तक भी पहुँचे, ताकि वो लोग भी पढ़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर शेयर करनी चाहिए ताकि सबका भला हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, या कहीं मेरे समझाने में कहीं कुछ भूल से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, तो वो भी ज़रूर बताएं ताकि हम उनको इम्प्रूव करके, आगे सुधार करके और अच्छे से आपको आगे के वीडियोज़ में हम टॉपिक्स को समझा सकें। मैथ्स और फिजिक्स की संपूर्ण तैयारी के लिए आप सभी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको अनेक विभिन्न प्लेलिस्ट में विभिन्न वीडियोस मिलेंगे जो आपको 10th, 11th, 12th और बीएससी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, 11th हिंदी मीडियम फिजिक्स के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। अगर आप फिजिक्स के लिए बेस्ट बुक्स चाहते हैं, बेस्ट बुक्स कौन सी है, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको मैं बता सकूं कि फिजिक्स के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, किससे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। इन सभी पर भी मैं धीरे धीरे वीडियोस आपके सामने लाता जाऊंगा। तो चैनल से जरूर जुड़े रहिए और जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बतलाएंगे कि त्रुटियों का संयोजन किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से उसमें सूत्र प्रयुक्त होते हैं, और फिर उन पर आधारित हम अनेक सारे सवाल भी हल करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू सो मच।